गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोलिजन पढ़ने जा रहे हैं। कोलिजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक है। कोलिजन क्या कहता है? कोलिजन का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ, लिख लो, इट इज द प्रोसेस ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर। इट इज अ प्रोसेस ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर। चल रहा है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर बाय इंटरनल फोर्सेस ऑफ बॉडी। It is a process of momentum transfer by internal forces of body। ठीक है बेटा, ज्यादा कुछ खास समझने का नहीं है। ठीक। अब मैं को बता देता हूँ पहले। सबसे पहली बात, आप ऐसे समझो कि दो बॉडीज हैं, ये है m1, ये u1 वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात करूंगा। ये m2, ये u2 वेलोसिटी से जा रही है। पक्का? सही है बेटा। अब क्या हुआ? ठीक है, ये बिफोर कोलिजन ऐसा हुआ, बिफोर कोलिजन टक्कर मारने से पहले ऐसा हुआ, और u1 बड़ा है u2 से। ठीक है। फिर जब टक्कर लगती है तब क्या होता है, आप ध्यान समझो। जब टक्कर लगती है बेटा तो कुछ ऐसा होता है। उस क्षण पे, जिस समय टक्कर लगी होती है, दोनों ब्लॉक्स v वेलोसिटी से चल रहे होते हैं, सेम वेलोसिटी से, m1 m2। ठीक है, पक्की बात है। ठीक है, क्या हो रहा होता है? रिफॉर्मेशन हो रहा होता है, या सॉरी डिफॉर्मेशन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? डिफॉर्मेशन हो रहा होता है। डिफॉर्मेशन के बाद फिर जब अलग हो रहे होते हैं दोनों दोनों बॉडीज, क्या हो रही होते हैं? अलग। सबसे पहले तो एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चिपकेगी, जाके फोर्स लगाएगी, तो दबेंगे, एक दूसरे के ऊपर दबाएंगे, उस समय क्या होगा? डिफॉर्मेशन। फिर जब दूसरे से दूर होने लगेंगे उस समय क्या होगा? रिफॉर्मेशन होगा। क्या होगा? रिफॉर्मेशन। और रिफॉर्मेशन के बाद, ये M2 है सॉरी, रिफॉर्मेशन के बाद ये दोनों बॉडीज अलग अलग चलना शुरू हो जाएंगी। ये v1 वेलोसिटी से और ये v2 वेलोसिटी से। कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है। अब डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन के दौरान देखो, इसने इस पे फोर्स लगाया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसने इस पर लगाया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सही बात है। पक्का? इस सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है? इस सिस्टम पे जीरो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स। नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज व्हाट? जीरो। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है ना? और ड्यूरिंग प्रोसेस भी मोमेंटम इक्वल है, यानी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v प्लस m2 v इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। कारण? कारण क्योंकि नेट फोर्स क्या है? जीरो। नेट फोर्स क्या है? जीरो। सिंपल सी बात समझ में आती है। मोमेंटम हमेशा सिस्टम का कंजर्व रहेगा, क्योंकि सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी, मोमेंटम का ट्रांसफर जरूर होगा। हाँ, ये u1 वाली वेलोसिटी की, u1 वाली जो वेलोसिटी थी, m1 वाली बॉडी की जो u1 वेलोसिटी थी, वो v1 हो गई, ट्रांसफर हो गई। ठीक है ना? कम हो गई, क्योंकि इसका मोमेंटम किस में चला गया? कुछ इसमें चला गया, है ना? अगर पीछे से आगे इसने टक्कर मारी है तो अंडरस्टूड सी बात है। ये कोलिजन के टाइप्स होते हैं बेटा, कुछ समझना बात को। ठीक है ना? सही। तो टाइप होते हैं कुछ कोलिजन के। ठीक है ना? ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, कि इलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन है। मैं फिलहाल हल्का हल्का बताऊंगा, फिर साथ साथ आपको डिटेल में बताता रहूंगा। और एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ध्यान समझना बात। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे बेटा, कि मान लो ये दो बॉडीज, ये दो बॉडी है, ये m1 से चल रही है, ये m1 वाली मास की है, ये m2 वाली मास की है। ठीक है ना? थोड़ा अलग समझ लेते हैं, यहाँ पे हम चीजें लिख लेंगे, पॉइंट्स लिख लेंगे कुछ। ठीक है ना? देखो, कोलिजन जैसा मर्जी हो, सबसे पहली बात है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व रहेगा, उसका कारण, क्योंकि मोमेंटम नेट फोर्स जीरो होने पे कंजर्व होता है। कोलिजन जैसा मर्जी हो, एक बॉडी दूसरी बॉडी को फोर्स आएगी तो एक एक्शन रहेगी, तो दूसरा रिएक्शन उसको देगी ही देगी। मोमेंटम तो हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा हमेशा। अब इलास्टिक कोलिजन कौन सा कोलिजन है? देखो मेरी बात सुनो। जैसे मान लो ये बॉडी थी, तो ये m1 है, ये m2 है। m1 वाली बॉडी ने u1 से चल रही है, ये u2 से चल रही है। ढंग से समझना बात को, है ना? तो m1 वाली बॉडी ने पीछे से m2 पे फोर्स लगाया, बॉडी हो गई डिफॉर्म। तो काइनेटिक एनर्जी का ध्यान समझना। पहले दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास कुछ x है, इसके पास कुछ y है, समझो। काइनेटिक एनर्जी, इसके पास x कुछ, इसके पास y। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? x प्लस y। सही है। अब क्या हुआ? m1 वाली बॉडी ने पीछे से आके m2 वाली बॉडी पे फोर्स लगाया, तो दोनों बॉडी डिफॉर्म हुई। पॉइंट टू बी नोटेड,
दोनों बॉडी क्या हुई, डिफॉर्म हुई। उस समय जो x प्लस वाई काइनेटिक एनर्जी थी उसका कुछ हिस्सा जेड मान लो किस में चला गया, डिफॉर्मेशन में चला गया। किसमें चला गया, डिफॉर्मेशन में चला गया। सही है। अब डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। बेटा कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है जब सिस्टम बॉडी की, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। सही है। अब क्या हुआ, अब जब बॉडी रिफॉर्म होने लगी, दोबारा क्या होने लगी, डिफॉर्म होने के बाद जब अलग अलग होने के लिए रिफॉर्म होने लगी बॉडीज, तो क्या हुआ बेटा, अगर 100% रिफॉर्मेशन हो गया, जो कि प्रैक्टिकल रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, अगर जितना डिफॉर्मेशन हुआ था उसका 100% रिफॉर्मेशन हो गया, तो उस कोलिजन को मैं बोलूंगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। पॉइंट टू बी नोटेड, उसको बोलूंगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है। अगर x प्लस वाई का कुछ हिस्सा डिफॉर्मेशन में चला गया और उतना ही सारा का सारा, जैसे मान लो x प्लस वाई का कुछ हिस्सा z डिफॉर्मेशन में चला गया और z फिर रिफॉर्मेशन में नहीं गया वापस, जैसे x प्लस वाई था, ढंग से समझो, x प्लस वाई जैसे टोटल एनर्जी मान लो 100 है, कितनी है 100, तो डिफॉर्मेशन होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई सिस्टम के पास मान लो 20, तो 80 काइनेटिक है उस समय भी, चिपक के चल रहे हैं, यहाँ डिफॉर्मेशन हो चुका है और चिपक के चल रहे हैं, समझ में आ रही है, 80 काइनेटिक एनर्जी उस समय भी है। अब वो जब दूर हो रहे हैं, रिफॉर्म हो रहे हैं, तो दोबारा की दोबारा सारी की सारी जो डिफॉर्मेशन 20 स्टोर हुई थी वो दोबारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर दोबारा सो जाती है काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की, तो कोलिजन कहलाएगा परफेक्टली इलास्टिक। और अगर ऐसा नहीं हो पाता, जैसे फॉर एग्जांपल 100 थी टोटल दोनों की मिलाकर, डिफॉर्मेशन हुआ 20 का, सही है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई 20 की डिफॉर्मेशन में, 80 से चल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, रिफॉर्म हो रहे हैं, तो रिफॉर्म होते हुए मान लो 5 ही कन्वर्ट हो पाई, 15 डिफॉर्म ही रह गई, 15 डिफॉर्म ही रह गई, रिफॉर्म हो गई 5, तो अब कितना बचा, 85 बचा। 85 काइनेटिक एनर्जी फाइनल है और 100 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है यहाँ, बोलो काइनेटिक, सॉरी कंजर्व तो वहां भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, टोटल तो कंजर्व है ही नहीं। अभी समझाऊंगा उस बात को भी, पहले मेरी बात समझो। मैं कह रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जितनी सिस्टम के पास थी उतनी काइनेटिक एनर्जी फाइनल सिस्टम के पास आ जाती है, तो इसका मतलब सारा डिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो चुका है, तो कोलिजन कहलाएगा परफेक्टली इलास्टिक। और अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराए और 100 डिफॉर्मेशन हुआ और 100% रिफॉर्मेशन नहीं हो पाया, 100% रिफॉर्मेशन नहीं हो पाया, तो कोलिजन कहलाएगा इनइलास्टिक। और अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराए और कोलिजन हो और डिफॉर्मेशन हो और रिफॉर्मेशन बिल्कुल भी ना हो, 100% तो छोड़ो, मैं कह रहा हूं रिफॉर्मेशन हो ही ना, तो कहलाएगा कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या कहलाएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस यहां पर जीरो है, इनिशियल और फाइनल की बात कर रहा हूं, कितनी इनिशियल थी उतनी फाइनल है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी का लॉस कुछ है, लॉस, यहां काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम है। बोलो समझ में आई एक बात, यहां पर रिफॉर्मेशन जितना हुआ उतना रिफॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर डिफॉर्मेशन के बराबर का रिफॉर्म हुई बॉडी, जितनी बॉडी डिफॉर्म हुई उतनी बॉडी रिफॉर्म हुई। ठीक है, यहाँ पर डिफॉर्म ज्यादा हुई, रिफॉर्म नहीं हो पाई उतनी, और यहाँ पर तो रिफॉर्म हुई ही नहीं, यहाँ पर तो रिफॉर्म हुई ही नहीं बॉडी। अगर मैं बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, तो यहाँ भी ऐसा है ना, यहाँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। बोलो क्या मैं बोल क्या मैं इस बात को बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, जितनी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है उतनी काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, क्या मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है? बिल्कुल गलत बात, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम है। डिफॉर्मेशन के दौरान तो काइनेटिक का कुछ पार्ट पोटेंशियल में गया था ना, तो 100 काइनेटिक थी तो 80 हुई थी ना, फिर दोबारा 100 हो गई, वो एक अलग बात है, लेकिन 80 भी तो कुछ क्षण के लिए हुई, ड्यूरिंग कोलिजन 80 भी तो हुई, समझ में आ रही है? तो कंजर्व नहीं बोलोगे आप, कंजर्व तो तीनों ही केसेस में नहीं है। हाँ, इसमें इनिशियल और फाइनल बराबर बोल सकते हो आप, समझ में आ रही है मेरी बात? मोमेंटम तीनों में कंजर्व है, इसमें जितना डिफॉर्म है उतना रिफॉर्म है, इसमें डिफॉर्म ज्यादा रिफॉर्म कम है, इसमें तो रिफॉर्म है ही नहीं, इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कुछ लॉस है, इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस ही नहीं है। बोलो मोमेंटम तीनों में कंजर्व है। टोटल एनर्जी की बात करता हूँ, तो टोटल एनर्जी की बात करी जाए तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व ही है, टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुछ मान लो डिफॉर्मेशन में चला गया, कुछ लॉस में चला गया, हीट में, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कोई बॉडी डिफॉर्म हुई हो, डिफॉर्म होने के बाद उतना रिफॉर्म ना हुई हो, और कुछ डिफॉर्म होते होते लॉस में भी चला गया, हीट लॉस में भी चला गया, तो टोटल भाई हीट को भी अगर एनर्जी काउंट कर लोगे तो जितनी एनर्जी इनिशियल थी सिस्टम का उसमें फाइनल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो समझ में आई सारी बात?
तो ये था टाइप ऑफ कोलिजन, ठीक है। कोलिजन इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक है, ठीक है। अब आती है बात कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक। अब आती है बात, दो तरीके का कोलिजन और होता है, ठीक है। एक होता है हेड ऑन और एक होता है ऑब्लिक, ठीक है। हेड ऑन पढ़ेंगे, फिर मैं आपको ऑब्लिक भी पढ़ा दूंगा। पहले मैं आपको हल्का हल्का दोनों के बारे में बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। एक कोलिजन होता है हेड ऑन। कोलिजन दो तरीके से फिर से क्लासीफाई है। कोलिजन फिर से क्लासिफाइड है दो तरीके से, एक है हेड ऑन और एक है ओब्लिक। फिर से ऑब्लिक कोलिजन भी परफेक्टली इलास्टिक हो सकता है, सॉरी इलास्टिक हो सकता है, इनइलास्टिक हो सकता है, परफेक्टली इनइलास्टिक हो सकता है। हेड ऑन कोलिजन भी इलास्टिक भी हो सकता है, इनइलास्टिक भी हो सकता है, परफेक्टली इनइलास्टिक भी हो सकता है। बोलो समझ में आई? पक्का। अब हेड ऑन कोलिजन क्या है, ऑब्लिक कोलिजन क्या है, इसको पढ़ने से पहले मुझे पढ़ना होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ये क्या, या कुछ बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिजन। ये क्या होती है? जब दोनों बॉडी टकराती हैं आपस में, मान लो ये दो बॉडी आपस में टकराई, इधर जा रही थी U1 से और ये बॉडी इधर जा रही थी U2 से। ध्यान पूर्वक समझो, ये दोनों बॉडी आपस में टकराई, टकराते हुए कुछ सरफेस कॉमन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, बिल्कुल हुआ। कॉमन सरफेस हुआ, कुछ ऐसे टकराई, मान लो ऐसे टकराई, और ये सरफेस क्या हुआ? कॉमन हुआ। दिस इज द कॉमन सरफेस, दिस इज व्हाट कॉमन सरफेस। इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन, इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन बना लो और दोनों के सेंटर से पास करा लो। दोनों ही टेंजेंट है ना, तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो सेंटर से तो पास होगा ही होगा दोनों के। ये होगा, इसको बोला जाता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ एक्शन। कॉमन सरफेस जो कांटेक्ट में आता है उसकी परपेंडिकुलर जो लाइन है, कॉमन सरफेस जो कांटेक्ट में आता है, ये आया, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है वही लाइन कहलाती है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। वही लाइन कहलाती है लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ कोलिजन। समझ में आई? अगर वेलोसिटीज लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है, जैसे फिलहाल अगर मैं यहाँ बात करूं तो इस वाले की वेलोसिटी कितनी है, ऐसी आई हुई है कि नहीं? तो क्या लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है? नहीं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो किसी एंगल पे है। इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी है U2, सॉरी बॉल की। तो क्या लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कोलिजन? नहीं। अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इनिशियल वेलोसिटीज होती हैं तो कोलिजन कहलाता है हेड ऑन। क्या कहलाता है? हेड ऑन। इफ velocities are along line of impact, then collision is head on। और अगर velocities is not along line of impact, अगर line of impact के along नहीं है तो collision कहलाता है oblique। कैसा collision कहलाता है बेटा? oblique collision कहलाता है। बोलो इतनी बात समझ में आई आपको? सही है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, ध्यानपूर्वक सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो। मान लिया कि ये एक बॉल है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। कुछ ऐसा हुआ कि ये एक, मान लो बॉल आ रही है इस दीवार पे ऐसे टक्कर मारने के लिए, ध्यान से देखो, ऐसे टक्कर मारने के लिए बॉल आ रही है, ठीक है, पक्का। जब बॉल दीवार से टक्कर, ये दीवार है बॉल, ढंग से समझना, एक पॉइंट समझाऊंगा मैं। मान लो बॉल आ रही है इसे दीवार से टक्कर मारने, जिस समय बॉल दीवार से टक्कर मारने की, उस टक्कर मारेगी, उस समय कहानी ऐसी होगी, कुछ टक्कर मारने वाली है, ये वही वेलोसिटी है जो यहाँ पे ऐसी होगी कि नहीं होगी? तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगी? कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन। तो एक की कॉमन सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर लाइन, ये होगी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ढंग से समझो, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये होगी। तो कोलिजन हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही होता है, उसके परपेंडिकुलर कोलिजन होता ही नहीं है, ना हम उसको कोलिजन मानते हैं। मतलब ढंग से समझो, जैसे बोलो कि एक वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया इसका ये u x, यहाँ पे समझो u परपेंडिकुलर, और एक कंपोनेंट हो गया ये u पैरेलल, और ये है u।
टक्कर मारने से पहले एक कंपोनेंट लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलाउ और एक कंपोनेंट लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर, जो कि सरफेस के पैरेलल हो गया. दिस कंपोनेंट विल नॉट पार्टिसिपेट इन कोलिजन. दिस कंपोनेंट विल नॉट participate in collision. ये कंपोनेंट कोलिजन में पार्टिसिपेट करेगा. जब टक्कर होगी तो इस वाले कंपोनेंट की वेलोसिटी बदलेगी, ये कंपोनेंट की वेलोसिटी वही की वही रहेगी. इस बात को आपको ध्यान रखना है और इंपॉर्टेंट बात है, और दिखाई भी दे रही है, समझ में भी आ रहा है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है. तो यहाँ पर आपने क्या सीखा अभी तक? अभी तक आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है कि कोलिजन क्या होता है, कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल कैसे कैटेगराइज है, इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक. फिर कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसे क्लासिफाई है, हेड ऑन और ऑब्लिक. समझ में आई? आपने ये सब बातें सीखी हैं. अब आप कोलिजन की डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे. हम लोग हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे तो डालेंगे परफेक्टली हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. ठीक है, तो हेडिंग डाल लें. ओके बच्चों, हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. ठीक है, चलो. हमने क्या बोला बेटा कि ये दो बॉडीज है. मान लीजिए एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है. इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, हेड ऑन है तो अब कोई दिक्कत नहीं है. u2, इसका मास है m1, इसका मास है m2. ये बिफोर टक्कर है और आफ्टर टक्कर ऐसा है. ये बॉडी है m1, इसकी वेलोसिटी हो गई v1. ये बॉडी है m2, इसकी वेलोसिटी हो गई v2. कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं कोई इस बात की. ठीक है, सही है. बिफोर कोलिजन और ये कहानी है आफ्टर कोलिजन में. ड्यूरिंग कोलिजन नहीं होना. ठीक है जी. मुझे बताओ, अगर हेड ऑन और इलास्टिक है, हेड ऑन तो कोई दिक्कत नहीं है, इलास्टिक है, अगर इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल होता है. तो हाफ m1 u1 स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे, हाफ m2 u2 स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. सही है. मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल. ऐसा होता है. मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. जितना मोमेंटम इनिशियल उतना ही मोमेंटम फाइनल. बोलो, कोई चिंता की बात नहीं. सही है. मैंने क्या किया, ध्यान से देखेंगे. मैंने m1 वाले एक तरफ कर लिया, m2 वाले एक तरफ कर लिया. तो मैंने एक काम किया, हाफ कर लिया इधर और m1 वाला इधर कर लिया और इधर कर दिया u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, जो कि बन गया u1 माइनस v1, u1 प्लस v1. बोलो, समझ में आएगा? इधर आ गया हाफ m2, इधर ले गया. अब मैंने क्या करा, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर यानी v2 माइनस u2, फिर एक आ गया v2 प्लस u2. बोलो, कोई दिक्कत? इस इक्वेशन में सेम काम किया. m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2. बोलो, सही बात है. दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा दिया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से. हाफ हाफ कट गया दोनों तरफ से, m1 m1 m2 m2 कट गया, u1 माइनस u1 ये कट गया. क्या बचा? u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2. और ध्यान से देखा जाए तो u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1. u1 माइनस u2 क्या बोलोगे? मान लो ये 10 है, ये 3 है, तो 10 की स्पीड से आगे जा रहा है, ये 3 की स्पीड से आगे जा रहा है. तो u1 माइनस u2, 10 माइनस 3 7 क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. और v2 माइनस v1, ये मान लो 4 से आगे भाग रहा है, ये 2 से आगे भाग रहा है. एग्जांपल ले रहा हूं मैं. 4 माइनस 2 कितना? 2. 2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की. किससे सेपरेट हो रहे हैं? कितनी स्पीड से क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं. सेपरेशन. तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आ चुका है. तो इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है. और ई एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. इसकी खास बात ये है, ये लगती है अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट. तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही सारी बातें हो रही है फिलहाल, तो हेड ऑन है. तो ये होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर है, तो ये ई की वैल्यू होती है 1 फॉर इलास्टिक कोलिजन, ध्यान रखना होगा। ई की वैल्यू होती है 1 फॉर इलास्टिक कोलिजन, ई की वैल्यू होती है 1 फॉर इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात कहीं से कहीं तक नहीं है। ठीक है, पक्का। और ई को कैसे डिफाइन करते हैं, एक तरीका और होता है को डिफाइन करने का, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन टू इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। एक्चुअल डेफिनेशन तो यही है, एक्चुअल डेफिनेशन तो यही है। इससे फिर आगे हम इस इक्वेशन तक पहुंच जाते हैं बाय डेरिवेशन। ठीक है, मैं फिर कभी किसी आर्टिकल में करा भी दूंगा, हालांकि इसी यहाँ से यहाँ पहुंचने की डेरिवेशन की कोई नीड नहीं है। ठीक है ना, मैं कभी फिर भी करा दूंगा। ठीक है ना, आगे किसी और वीडियो में, कोई खास जरूरत नहीं वैसे इसकी। ठीक है, पक्का। इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन ओवर इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन होता है ई। ठीक है, तो ई की वैल्यू फिलहाल हो गई 1 कुल मिला के। ठीक है, तो मुझे निकालना है फाइनल वेलोसिटीज v1 v2। क्या होंगी, देखो मैंने क्या करा, यहाँ से वैल्यू निकाली v2 की और यहाँ डाल दी, तो मिला मिला मुझे मिला क्या, m1 u1 प्लस m2 u2, ध्यान से देखो, इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 और v2 डाल दिया, ये u1 माइनस u2 प्लस v1, u1 माइनस u2 प्लस v1, चलो डाल दिया। अब मैं v1 लिखूंगा डायरेक्ट, देखो क्या लिखूंगा। सबसे बड़ी बात तो m1 v1 है और m2 v1 है, तो v1 कॉमन आ गया, m1 प्लस m2 आ गया। एक बात तो ये ध्यान रखो, m1 u1 है और ये क्या है, ये m1 u1 है, ये m2 u1 है, तो m1 माइनस m2 इंटू u1 है, m1 माइनस m2 इंटू u1 है एक टर्म, और नीचे m1 प्लस m2 है जो कि v1 के साथ मल्टीप्लाई प्लस m2 u2 है, और ये माइनस m2 u2 है, तो 2 m2 u2 है, और नीचे तो क्या था, m1 प्लस m2 था ही था। दिस इज व्हाट v1, v1 आ गया। सिमिलर फैशन में v2 निकाल सकता हूं, कैसे, अब एक काम करो, फिर से इक्वेशन लिख लो, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 की जगह डाल दो v2 माइनस u1 प्लस u2, v2 माइनस u1 प्लस u2, साथ ही साथ m2 v2। फिर जब मैं v2 लिखूंगा तो देखो कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखो m1 v2 m2 v2, तो m1 प्लस m2 कॉमन और v2 आ गया। ठीक है, यदि m1 प्लस m2 लगा गया और v2 कॉमन आ गया। अब बाकी देखो m1 u1 माइनस m1 u1, तो 2 m1 u1 हो गया, एक नंबर बात, और नीचे आ गया m1 प्लस m2, दूसरी नंबर बात, प्लस m2 u2 और m1 u2, तो m2 माइनस m1 u2 अपॉन m1। फाइनल वेलोसिटीज आ गई, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये था हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा हेड ऑन इन इलास्टिक। ठीक है ना, यस बच्चे, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ेंगे, हेड ऑन इन इलास्टिक। ठीक है ना, इन इलास्टिक का मतलब हो गया कि m1 m2 वाली बॉडी है, ये टक्कर मारेंगी, फिर फाइनल वेलोसिटी m1 m2 की हो जाएगी v1 v2। ठीक है, टक्कर मारते हुए कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रहेगा e, क्या रहेगा e। ठीक है ना, एक बात और बता दूं, e की वैल्यू जाती है 0 से 1, ये कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 0 से 1 जाती है। 0 होती है परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए, और 1 होती है इलास्टिक के लिए, और 0 से 1 होती है इन इलास्टिक के लिए। ठीक है ना, परफेक्टली इलास्टिक के लिए तो 1 देख ली, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए मैं 0 भी दिखा दूंगा पहले। अब ई की वैल्यू कुछ ना कुछ, और ये डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है कि किस मटेरियल की दो बॉडीज बनी है, कितना डिफॉर्मेशन कितना रिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉल्स, मटेरियल मटेरियल ऑफ बॉल्स। ठीक है ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब कुल मिला के
ई होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो फाइनली दूसरे सेपरेट हो रहे हैं v2 माइनस v1 अपॉन अप्रोच। कौन किसको अप्रोच कर रहा है? वन अप्रोच कर रहा है टू को, तो u1 माइनस u2। इक्वेशन तो आ गई है, तो ये बन गई eu1 माइनस eu2 v2 माइनस v1। पक्का ध्यान रखेंगे इस इक्वेशन को, सजा के रखेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन की, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये भी लग सकता है मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। सही है। इक्वेशन ये है, इक्वेशन ये है, v1 v2 दोनों निकल जाएंगे। देखो मैं निकालने जा रहा हूँ, सबसे पहली बात मैं लिखने जा रहा हूँ m1 u1 प्लस m2 u2, ध्यान से देखेंगे, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 की जगह लिखने जा रहा हूँ eu1 माइनस eu2 प्लस v1। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या करा, यहाँ v1 है, यहाँ भी v1 है, m1 प्लस m2 ले लिया, फिर से v1 आ गया इधर, और ये बन गया नीचे m1 प्लस m2 साथ में आएगा, और मैं नीचे डिवाइड में लिखता रहूंगा, ठीक है ना। अब आ जाओ u1 वाले, u1 यहाँ है, u1 यहाँ भी है, तो m1 माइनस em2, m1 माइनस em2 u1, और साथ ही साथ नीचे m1 प्लस m2, आसान है, प्लस u2 आ जाओ, m2 u2 प्लस m2 eu2, यानी m2 u2 1 प्लस e, m2 u2 1 प्लस e, और नीचे क्या आएगा, फिर से m1 प्लस m2, जो इसके साथ खत्म हो गया। आई बात समझ में, v1 वेलोसिटी आ गई। इसमें आप e की वैल्यू 1 डाल दो, देखो पुराने वाला रिजल्ट आ जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक वाला, ठीक है, देख लो सॉल्व करके। सिमिलरली आप v2 निकाल लो, v2 भी निकाल सकते हो। v2 कैसे निकालोगे, आप लिखोगे m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1, v1 की जगह डालोगे v2 माइनस eu1 प्लस eu2 प्लस m2 v2। सही है, तो यहाँ पे v2 लिख लेते हैं, क्या आएगा सॉल्व करके देखो, ज्यादा मुश्किल नहीं। v2 क्या आएगा देखो, सबसे पहली बात v2 के साथ m1 है, v2 के साथ m2 है, तो m1 प्लस m2 आएगा, वही डिवाइड में भी जाएगा, फिर वो m1 के साथ u1 है, m1 के साथ eu1 है, m1 u1 कॉमन है, 1 प्लस e है, और साथ में नीचे m1 प्लस m2 तो है ही है, उसमें कोई बुराई नहीं। साथ ही साथ m2 u2 है, और u2 के साथ m1 e है, तो m2 माइनस e m1 u2 है, और साथ ही साथ m1 प्लस m2 है। फिर से e की वैल्यू 1 डाल लो, इलास्टिक वाली इक्वेशन आ जाएगी। बोलो समझ में आई बात, आपने निकाल लिया v1 भी, आपने निकाल लिया v2 भी, समझ में आई, आसान लग रहा है। हेड ऑन इन इलास्टिक खत्म, अब पढ़ेंगे हेड ऑन परफेक्टली इन इलास्टिक। पहली दो इक्वेशन तो यही है भाई, ये पहली ये तो यहीं से ही आया है, इसको मल्टीप्लाई करके, और ये कहां से आया, ये रहा सेपरेशन मतलब v2 माइनस v1, और अप्रोच मतलब u1 माइनस u2। यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्या पढ़ने जा रहे हैं, हेड ऑन परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब क्या है। देखो परफेक्टली इन इलास्टिक मैंने आपको बताया कि रिफॉर्मेशन नहीं होगा, देयर विल नो रिफॉर्मेशन, नो रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन का कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब हुआ क्या, ये दो बॉडी थी, ये m1, ध्यान से समझो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, u1 वेलोसिटी से जा रही थी, ये m2 थी, ये u2 वेलोसिटी से जा रही थी, पीछे वाली तेज चल रही है, आगे वाली धीरे चल रही है, क्या होगा, टक्कर होगी, बिल्कुल सही बात है। टक्कर होने के बाद ये बॉडी इसके साथ आके टक्कर करी, और टक्कर करके दोनों डिफॉर्म हुई बॉडी, दोनों बॉडी क्या हुई, डिफॉर्म हुई,
डिफॉर्म होने के बाद रिफॉर्म हुई ही नहीं, इसका मतलब चिपक के ही चलती है। रिफॉर्म देखो, अगर दूर होंगी तो रिफॉर्मेशन दोबारा आएगा। अगर दो बॉडी आके टकराती हैं, जैसे मान लो ये बॉडी जा रही है, बॉडी आके टकराई, डिफॉर्म हुई दोनों बॉडी, अब जब ये एक दूसरे से दोबारा हटती हैं तब रिफॉर्मेशन होता है। उसका मतलब क्या है? रिफॉर्मेशन होना। समझ में आई मेरी बात? अगर वो दूर ही नहीं गई तो रिफॉर्मेशन ही नहीं हुआ, इसका मतलब टक्कर मारने के बाद दोनों बॉडी साथ चिपक के चलने लगी, ऐसे कुछ ऐसे डिफॉर्मेशन आ गया, ऐसा कुछ हो गई बॉडीज। समझे? तो ये M1 वाली बॉडी थी, M2 वाली बॉडी थी, और ये चिपक के चल रही है v वेलोसिटी से। ये अलग हो ही नहीं रही, ये डिफॉर्म हो ही नहीं रही, सॉरी रिफॉर्म हो ही नहीं रही, डिफॉर्म हो गई जितनी हुई थी। तो मैक्सिमम डिफॉर्म हो चुकी है ना, रिफॉर्मेशन कुछ हुआ ही नहीं। तो बस ऐसे ही तो हमेशा ऐसे ही होता रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? m1 प्लस u1 प्लस m2 प्लस u2 इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है? m1 प्लस m2 टोटल मास v। इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल वेलोसिटी आ गई मेरे पास m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 दोनों की। अच्छा एक बात और, यहाँ पर e की वैल्यू क्या होगी? सोच समझ के बताओ। देखो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, टक्कर मारने के बाद सेपरेशन होने की वेलोसिटी क्या है? जीरो है। तो e की वैल्यू क्या होगी? जीरो। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मैंने आपको बताया जीरो होती है, फॉर इलास्टिक e की वैल्यू 1 होती है, और e की वैल्यू 0 से 1 होती है इन इलास्टिक में। प्रैक्टिकल रियल लाइफ में हमें इन इलास्टिक देखने को मिलता है। ठीक है ना? सही है, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है कहीं से कहीं तक, है ना? तो क्या बन गया? तो हम लॉस निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी में लॉस आया और मैक्सिमम आया। देखो लॉस, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। फाइनल कितनी है? हाफ दोनों का मास m1 प्लस m2 और v का स्क्वायर। बोलो समझ में? यही तो लॉस होगा, यही तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। लॉस कितना आया? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2, और v अभी निकाला है m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर, और नीचे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आई बात? ऊपर वाले का m1 प्लस m2 से नीचे वाले का m1 प्लस m2 कट गया, एलसीएम लिया, लॉस कितना आ गया? एलसीएम लेने के बाद लॉस की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, देख लेते हैं एक बार एलसीएम लेने के बाद लॉस की वैल्यू क्या आएगी। परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो एलसीएम लेने के बाद लॉस की वैल्यू क्या आई? m1 प्लस एलसीएम ले लिया, m1 प्लस m2 आ गया, हाफ कॉमन ले रखा, एलसीएम ले लिया m1 प्लस m2। चलो ऊपर देखते हैं क्या माजरा हो रहा है। हाँ जी, m1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ m1 u1 स्क्वायर, तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बन गया। m2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ m1, तो m1 m2 u1 स्क्वायर बन गया। कोई टर्म छूटे ना। m1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ m2, तो m1 m2 u2 स्क्वायर बन गया। m2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ m2, तो m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर बन गया। माइनस है बीच में, स्क्वायर कर दो, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 u2 u1 u2, है ना? अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर भाई, तो करोगे तो आएगा माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, और साथ ही साथ आएगा माइनस 2 m1 m2 u1। ये आएगा नहीं आएगा? m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर से m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर कट गया, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर से m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर कट गया। लॉस की वैल्यू क्या आ गई? m1 m2 m1 m2 m1 m2 कॉमन ले लो, नीचे डबल m1 प्लस m2 लिखा ही हुआ है, ऊपर क्या बचा? हाँ जी, कॉमन m2 तो कॉमन चला गया, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2 u1 u2, यानी u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। बात को ध्यान रखेंगे, दिस इज लॉस।
and this is maximum loss, kinetic energy maximum loss. बोलो समझ में आई बात? दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, समझे? खत्म हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। बोलो समझ में आया? स्पेशल केस ऑन perfectly elastic head on. M1 M2 U1 U2 बिफोर टक्कर मारने से पहले U1 ज्यादा था U2 से। टक्कर मारने के बाद M1 स्पीड हो गई V1, M2 स्पीड हो गई V2 आफ्टर टक्कर। फॉर्मूले क्या बनाए थे इसके मैंने अभी V1 बनाया था मैंने, क्या बनाया था फॉर्मूला? M1 माइनस M2 U1 मैंने बनाया था M1 माइनस M2 U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। साथ ही साथ मैंने V2 बनाया था M2 माइनस M1 U2 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 M2 माइनस M1 U2 अपॉन M1 प्लस M2। यही फॉर्मूले बनाए थे, अभी भी बना के दिखाए थे मैंने, ड्राइव करके दिखाए थे आपको। बोलो परफेक्टली इलास्टिक के अंदर। अब आते हैं स्पेशल केस। हाँ करेंगे स्पेशल केस में, आप लिख लेना बराबर मास, एक चल रहा है, एक रुका हुआ है, एक बहुत तेज आएगा। ठीक है चलो। ओके बच्चों, अभी भी हमने सीखा स्पेशल केस ऑन परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। अभी अभी हमने देखा परफेक्टली इलास्टिक में, या इलास्टिक जिसको बोलते हैं, M1 M2 था, U1 U2 से चल रहा था, M1 M2 था, फाइनल V1 V2 हो गई थी टक्कर मारने से पहले, टक्कर मारने के बाद, और ये V1 V2 के फॉर्मूले हमने निकाल के ड्राइव कर लिए। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस में कहानी ये है कि मैंने मान लिया कि दोनों का मास सेम है। ध्यान से समझना, इफ M1 इक्वल टू M2 तो क्या हो, अगर सेम मास की दो बॉल टक्कर मारती है तो क्या होगा? हेड इलास्टिक, किसमें? इलास्टिक। देखो M1 M2 बराबर हो गए तो ये तो जीरो हो गया, अरे माइनस हो रहे हैं, जीरो हो गया ये नंबर। ये हो गया डबल 2m, 2m ऊपर लिखा है तो V1 बन गया U2। कितना बन गया V1? V1 की वैल्यू आ गई U2। ध्यान से देखो, मजा आ जाएगा आपको, कुछ सीखने को मिलेगा। इधर भी कट गया, जीरो हो गया, इधर 2m नीचे भी 2m हो गया, बराबर है ना ये दोनों, तो 2m कट गया, U1 आ गया। क्या सीखने को मिला? ध्यान से देखना जरा, सीखने को ये मिला कि अगर ये 5 की स्पीड से जा रहा था, ये 3 की स्पीड से जा रहा था, इसने इसको टक्कर मारी, इसकी स्पीड आगे वाले की हो गई अब कितनी? 3, और उस वाले की हो गई 5, इंटरचेंज हो गई। जो इसकी इनिशियल स्पीड थी वो फाइनल हो गई इसकी V2 U1 है देखो, और V1 U2 है, मतलब जो इसकी इनिशियल स्पीड थी वो इसकी फाइनल हो गई। कब? जब मास सेम होंगे, ऐसा हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, आज के बाद इस ट्रिक को ध्यान ही रखेंगे, बजाय कि इतने बड़े बड़े फॉर्मूले लगाए हम। ठीक है, सेकंड स्पेशल केस, मान लीजिए M1 बहुत बड़ा है M2 से। मान लीजिए कि चलो एक ही बात है, M1 चलो दोनों ही करा दूंगा, एक बार M1 बहुत बड़ा है, एक बार M2 बहुत बड़ा है। ठीक है, ध्यान से समझना। और मैंने ये मान लिया कि M1 बहुत बड़ा है, और U2 है जो, वो किस पे है? U1 U से चल रहा है और U2 रेस्ट पे है, जीरो है। समझे क्या मतलब है? कि एक बहुत बड़ी बॉडी कुछ स्पीड से आ रही है और बहुत हल्की सी बॉडी जो कि रेस्ट पे है उससे आके टक्कर मारती है, तो क्या होगा? क्या देखने को मिलता है? देखो ध्यान से देखो,
सबसे पुरनता बात, M1 बहुत बड़ा है M2 से। तो देखो अगर M1 बहुत बड़ा है M2 से तो ये M2 निगलेक्ट हो जाएगा M1 के सामने, ये M2 भी M1 के सामने निगलेक्ट हो जाएगा, ये M2 M2 हट जाएंगे, M1 M1 कट जाएंगे, V1 U1 बचेगा। एक नंबर बात बचेगा, साथ ही साथ कुछ और ही बचेगा, अभी देखते हैं। प्लस ये भी तो है। अब समझो, मैं बोल रहा हूं कि M1 बहुत बड़ा है, M1 बहुत बड़ा नंबर है, तो ये नीचे डिनोमिनेटर बहुत बड़ा नंबर है ना। M1 बहुत बड़ा है तो M2 निगलेक्ट हो गया, हटाओ उसको। तो नीचे बहुत बड़ा नंबर है, मैंने कहा ना इसका मास बहुत छोटा है, ये कागज के बराबर का है और ये ट्रक के बराबर का है। इसका मास बहुत छोटा है, इसका मास बहुत बड़ा है, तो सब छोटा अपॉन बहुत बड़ा किसको टेंड करता है? जीरो को टेंड करता है। तो कुल मिला के V1 U1 हुआ। सही बात है, सीधी सी बात है। क्या अगर कोई ट्रक आ रहा है पीछे से और ट्रक आके किसी साइकिल वाले को उड़ा देगा, तो क्या ट्रक की स्पीड में फर्क पड़ेगा? क्या ट्रक की स्पीड में फर्क पड़ेगा? ट्रक की स्पीड में फर्क नहीं पड़ेगा। अरे पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। V2 की बात करते हैं, चलो V2। हाँ जी, अब साइकिल वाले का क्या होगा? ट्रक का तो समझ में आ गया, ट्रक आ रहा है, साइकिल वाला रुका हुआ है, आके उड़ा दिया। साइकिल वाले, ट्रक की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ट्रक की जितनी पहले स्पीड थी उतनी ही रही, सीख लिया। साइकिल वाले का क्या होगा? मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने? M1 बड़ा है ना, तो M1 बहुत बड़ा है, तो M2 हो गया निगलेक्ट, तो आ गया M1, फिर M1 से M1 कट गया, आ गया 2U1। देखो ध्यान से, 2U1। अच्छा जी, फिर इधर M1 बहुत बड़ा है ना, तो पहली बात तो M1 बहुत बड़ा है, तो M2 हटा दो यहाँ से, M2 यहाँ से हट गया, M2 यहाँ से हट गया, तो M1 M1 हट गया, माइनस U2 आ गया। हाँ जी, साइकिल वाला की स्पीड से क्या है? डबल ट्रक की स्पीड से माइनस U2 तो जीरो ही है, तो डबल ट्रक की स्पीड से चला गया। U2 तो जीरो है ना, मैंने बोला कि साइकिल वाला नहीं चल रहा। अगर क्या सीखने को मिला? सीखने को ये मिला कि अगर साइकिल वाला ट्रक वाला आता है, साइकिल वाले को उड़ा देता है, तो साइकिल वाला डबल स्पीड से भाग जाएगा जो ट्रक की होगी। ठीक है ना? सही है। इसी केस में मैं पढ़ता हूं M2 बहुत बड़ा है। अब ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, ठीक है ना, और ये रेस्ट पे है। अभी भी रेस्ट पे U1 इक्वल टू 0 है और U2 रेस्ट पे। ध्यान समझो, तो U1 U है और U2 0 है, यानी 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 ये हुआ कि अब ये ट्रक बना, ये साइकिल वाला बना। साइकिल वाले ने ट्रक को टक्कर मार दी, क्या फर्क पड़ा ट्रक वाले को? ये बता दो मुझे, बताओ। हाँ जी, साइकिल वाला चल रहा है, आके ट्रक खड़ा है, टक्कर मार दी, ट्रक चल पड़ा गया? नहीं, ट्रक नहीं चला। तो इसका मतलब ट्रक की स्पीड तो फाइनली भी क्या होगी? जीरो। में दिखा भी देता हूँ कैसे जीरो होगी। देखो, सबसे पहली बात तो U2 जीरो, U2 जीरो, तो इसको टाई दो। इसको देखो, इसको देखोगे, इसको देखोगे, U2 जीरो, इसको टाई दिया, ठीक है। और इसको देखोगे जब, तो M2 बहुत बड़ा है, तो M2 बहुत बड़ा है, तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, न्यूमिनेटर बहुत छोटा है। तो छोटा अपॉन बहुत बड़ा नंबर बहुत छोटा होता है, तो नंबर क्या आएगा? लगभग लगभग जीरो। V2। ठीक है। V1 का क्या कहानी होगी? V1 की, V1 ये रहा। U2 जीरो, हटाओ इसको। M1 M2 में कौन बड़ा है? M1 M2 में कौन बड़ा है? M1 M2 में बड़ा है M2। M2 बड़ा, तो M1 हटा दो, जीरो हो गया ये M2 के सामने। M2 के सामने ये वाला M1 भी जीरो हो गया, M2 से M2 कट गया, माइनस U1 आ गया। माइनस U1 मतलब समझते हो? मतलब जिस स्पीड से साइकिल वाला आ रहा था ट्रक को टक्कर मारने के लिए, टक्कर मारने के बाद साइकिल वाला उसी स्पीड से वापस भाग जाएगा। टक्कर मारने के बाद भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा? बोलो। बिल्कुल भाग जाएगा। और ट्रक पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ट्रक की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रक पहले भी रेस्ट पे था, अब भी किस पे है? रेस्ट पे। तो बड़ी कॉमन सेंस की बातें हैं, ना भी कराता तब भी पता होनी चाहिए थी। ठीक है ना, करा दिया तो ठीक है, चलो।